Bismillahirrahmanirrahim. So let's have a quick recap of averages and then we will continue to today's topic. In the last lecture we did averages. इसमें हमने देखा मीन, मीडियन और मोड और जो तीनों टाइप्स हैं वो एवरेजेस की कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पढ़ी जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। जब हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं जो कि बेसिकली रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड है, दैट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मीन ऑफ दैट वी स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स. So expected value of random variable x, which is also denoted as mu of x, is the summation of the multiplication of the value of the random variable multiplied with the probability associated with that and adding up all of these values associated with the random variable. So that will give you the average. And that notion is actually come out of this relative frequency approach, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज का सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती हैं उसके साथ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट नंबर लिए तो उसकी एवरेज क्या है, आपने सबको सम कर दिया और डिवाइड कर दिया 5 से. ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, यही चीज़ जो है बेसिकली मीन में भी मालूम की जाती है कि तमाम जो समेशन हैं उनको आप तमाम वैल्यूज़ का समेशन लेते हैं. ठीक है, और वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है प्रोबेबिलिटी के साथ, और ये 1/n भी एक्चुअली जो है वो सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की नोशन ही है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था. सो उसके बाद हमने देखा कि जी आपने जो फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़े थे, अगर हमें फैमिली ऑफ द रैंडम वेरिएबल पता है, जिस तरह हमने पीएमएफ डायरेक्टली हम बना सकते थे अगर हमें फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल पता हो, तो इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ द रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है. उसमें हमने बर्नौली रैंडम वेरिएबल देखा. और जेनेरिकली अगर बात करें, आपका पीएमएफ गिवन है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो क्या है, वैल्यू into the corresponding probability, यानी 0 into 1/4 plus 2 into 3/4. ठीक है, दिस वुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल आर इन दिस केस. ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपकी 1.5. ठीक है, हालांकि जो आपकी जो वैल्यूज हैं वो 0 और 2 हैं, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की उसी में से कोई वैल्यू आ रही हो. फिर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1/p. पॉइसन की जो है वो आपने देखी कि दैट इज इक्वल टू द पैरामीटर अल्फा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है. सो इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग द कंप्लीट एक्सपेक्टेशन, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई अल्फा जो है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इस रैंडम वेरिएबल की, अगर आपको पता लग जाए कि एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ द रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है. ठीक है, इसी तरह बाइनोमियल की, पास्कल की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर हमने एंड पे ये किया क्विज 2.5 हमने लेक्चर के एंड पे किया. और बड़ा आसान सा क्विज था. एंड लेट मी ओपन दैट एज वेल. राइट, सो दिस वाज क्विज 2.5. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक वॉइस कॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन थी और एक डेटा कॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन थी. वॉइस कॉल की कॉस्ट गिवन थी और डेटा कॉल की कॉस्ट गिवन थी. ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन ये था कि लेट सी इक्वल विद द कॉस्ट इन सेंस ऑफ वन टेलीफोन कॉल एंड फाइंड द पीएमएफ. ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना है कि पीएमएफ किस चीज का पूछा हुआ है. पीएमएफ यहाँ पे पूछा हुआ है कॉस्ट का. कॉस्ट का पीएमएफ पूछा तो यहाँ पे कॉस्ट की पीएमएफ की वैल्यूज आ रही है. कॉस्ट की क्या क्या वैल्यूज है, 25 और 40. 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है जो वॉइस कॉल है बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.7. डेटा कॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3. ये आपने पीएमएफ बना लिया, यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली. 25 into 0.7 प्लस 40 into 0.3 इज 29.5 सेंट्स. तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था. दैट वाज अ क्विक रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर. सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is functions of a random variable. Functions of a random variable.
In many practical situations, we observe sample values of a random variable and use these sample values to compute other quantities. One example that occurs frequently is an experiment in which the procedure is to measure the power level of the received signal in a cellular telephone. ठीक है, सेलुलर टेलीफोन है और उसमें हमने रिसीव्ड सिग्नल की पावर जो है ना उसको ऑब्जर्व करना है. एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स, द पावर लेवल इन यूनिट्स ऑफ मिलीवॉट्स. फॉर एग्जांपल, आपकी ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने नोट की है स्मॉल एक्स से, जो कि है पावर लेवल मिलीवॉट्स में. Frequently, engineers convert the measurement to decibel by calculating y is equal to 10 log base 10 x dBm. तो अगर dB अपना मिलीवॉट्स में आपके पास पावर आ रही हो, ठीक है, और आप उसे लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट करें तो आपको जो पावर है वो dBm में मिलने लग जाती है. ठीक है, डेसिबल्स विद रिस्पेक्ट टू 1 मिलीवॉट, वो उसका जो आंसर है वो dBm में आने लग जाता है. If x is a sample value of the random variable x, it implies that y is a sample value of the random variable y. Because we obtain y from another random variable, हम इसे कहेंगे derived random variable. So ये जो y है, ये आपने एक और random variable से निकाला है. For example, ये observation आप निकाल रहे हैं, ठीक है, x एक random variable है जिसकी ये वाला small x जो है वन possible value थी, ठीक है, और उसे आप convert कर रहे हैं किसे y's में. ठीक है, तो y आपका बेसिकली डिराइव हो रहा है एक और रैंडम वेरिएबल x से. तो हम ऐसी केसेस में जिसमें एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल से डिराइव हो रहा हो, हम उसे कहते हैं डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल. यानी y इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. y इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. Derived random variable, each sample value y of a derived random variable y is a mathematical function g of x of a sample value x of another random variable x. We adopt the notation y is equal to g of x to describe the relationship of the two random variables. So y जो है basically वो function of x है. ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा कि function of x, उसे g of x से डिनोट कर रहे हो. ठीक है, very important example, please pay very close attention. ठीक है, बिकॉज ये वाली एग्जांपल जो है इसकी आगे भी जो एग्जांपल्स हैं वो इसी एग्जांपल की बेस पे आगे चल रही हैं. ठीक है, आई रिपीट कि ध्यान से सुने ये एग्जांपल 2.27, बिकॉज आगे जो एग्जांपल्स हैं वो भी इसी एग्जांपल की बेस पे चल रही हैं. एंड इट्स अ बिट ट्रिकी एंड ऑल्दो नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स अ बिट ट्रिकी, सो पे क्लोज अटेंशन टू दिस एग्जांपल 2.27. ध्यान से सुने. A random variable x is the number of pages in a फैक्सिमिल ट्रांसमिशन. इसका मतलब होता है फैक्स मशीन की जो ट्रांसमिशन है ना वो. ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स बेसिकली नंबर ऑफ पेजेस को डिनोट कर रहा है फैक्स मशीन की ट्रांसमिशन के. बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बेस पे यू हैव अ प्रोबेबिलिटी मॉडल पी एक्स ऑफ एक्स. आपके पास एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है फॉर द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच फैक्स यू सेंड. आप जो फैक्स सेंड करते हैं उसमें नंबर ऑफ पेजेस जो लगते हैं जिससे आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी मॉडल आपको पता है. द फोन कंपनी ऑफर्स यू अ न्यू चार्जिंग प्लान फॉर फैक्सेस. आपको फोन कंपनी जो है ना वो एक नया चार्जिंग प्लान देती है. वो ये कहती है कि आपको $0.10 फॉर द फर्स्ट पेज लगेंगे, यानी अगर एक पेज आप ट्रांसमिट करेंगे तो आपका जो है वो $0.1 लगेगा. $0.09 लगेंगे सेकंड पेज के लिए, और थर्ड पेज के लिए इसी तरह आपके पास $0.08 लगेंगे, और अप टिल जो फिफ्थ पेज जब पहुंचेगा तो $0.6 जो है आपके लगेंगे. और ऑल फैक्सेस बिटवीन 6 and 10 पेजेस, 6 या उससे ज़्यादा पेजेस का अगर आपका फैक्स होगा तो सिक्स पेज से लेके सेवन्थ एट नाइन टेन उसमें हर पेज के $0.5 पर फैक्स लगेंगे. यानी 10 पेजेस भी होंगे, जो 10th पेज होगा उसका $0.5 लगेगा. पहले पेज का आपका 0.10, दूसरे का 0.09, 0.08. और फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेजेस इस्तेमाल किए हैं तो सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ और टेंथ उनके हर पेज के $0.50 पर फैक्स लगेंगे आपको. इट विल नॉट एक्सेप्ट फैक्सेस लॉन्गर देन 10 पेजेस. इसमें ये उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि 10 पेजेस से ऊपर जो है ना वो फैक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. फाइंड अ फंक्शन y इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर द चार्ज इन सेंड्स फॉर सेंडिंग वन फैक्स. तो सबसे पहले तो ये कहा है कि जी फंक्शन को फाइंड करें. ठीक है, y फंक्शन को फाइंड करें जो कि बेसिकली क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो सबसे पहले द फॉलोइंग फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द न्यू चार्जिंग प्लान. ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा है ना, ये बेसिकली इस चार्जिंग प्लान को शो कर रहा है. ये फंक्शन इस चार्जिंग प्लान को शो कर रहा है. द फॉलोइंग फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द न्यू चार्जिंग प्लान. y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू
10.5x माइनस 0.5x²। देखें, ये है फॉर x की वैल्यू बिटवीन 1 to 5। x की वैल्यू अगर 1 से 5 के दरमियान में, तो आपका ये फंक्शन बन रहा है। फॉर एग्जांपल x अगर 1 है, x 1 है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 10.5 माइनस 0.5, 10.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 10। देखो, आपने जो फंक्शन बनाया ना, सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट नोट करने का ये कि क्वेश्चन में गिवन था, डेसिमल फॉर्म में गिवन है 0.10। तो आपने जब फंक्शन बनाना है, तो आप उसको ये 0 पॉइंट और इसके इसके कंफ्यूज होने के बजाय आपने उसको 10 पॉइंट, यानी $10 की फॉर्म में आपने लिख दिया। 0.1 के बजाय आपने 10 लिख लिया। आप क्वेश्चन के एंड पे जो है इजीली अपने जवाब को जो है वो टेलर कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक अ फंक्शन दैट इज मोर इजियर टू हैंडल। तो x को 1 करो तो बताओ यहाँ पे क्या जवाब आता है? 10.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 10। सो 10 10 cents, 10 cents फॉर द फर्स्ट पेज, 10 cents फॉर द फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे x की वैल्यू कर दें 2। जब x की वैल्यू 2 कर देंगे तो 10.5 इंटू 2, 10.5 इंटू 2 माइनस 0.5 इंटू 2 का स्क्वेयर। ठीक है, दिस विल गिव यू आंसर, दिस विल गिव यू आंसर 9, दिस विल गिव यू आंसर 9। ठीक है, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे यू विल गेट द आंसर 6। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 और 10 है, तो फिर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? तब आपके पास वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, 50 फॉर ईच फैक्ट्स बिटवीन 6 to 10, द आंसर इज 50। तो ये आपने सबसे पहले जो आपके सिनेरियो बन रहा था उसे आपने मैथमेटिकली लिख लिया। ठीक है, सो $0.10 फॉर द फर्स्ट पेज, $0.09 फॉर द सेकंड पेज, $0.606 फॉर द फिफ्थ पेज, एंड फ्रॉम for the fifth page, and from 6 to 10 you are getting $0.50 per fax, which is equal to 50 cents written over there, right? You would like a probability model for your phone bill under a new charging plan. You can analyze this model to decide whether to accept new plan. तो सबसे पहले तो आपने ये modeling कर ली। In this section, we determine the probability model of a derived random variable from the probability model of the original random variable, which was x. We start with px of x and a function y is equal to g of x. We use this information to obtain py of y. हम जो है अभी obtain करेंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये जो py of y होगा, जो डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल y है, ठीक है, ये होगा जी प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, which is equal to probability that x is equal to x, and which is equal to probability that a random variable x is equal to। ये तीनों चारों चीजों का मतलब एक ही, और ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। जब एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और अगली एग्जाम्पल भी करेंगे तब ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड। ठीक है, यू आर राइट ऑन द ट्रैक। The situation is a little more complicated when g of x transforms several values of x to the same y. In this case, we consider all possible values of y. For each y belonging to the sample space of y, we add the probabilities of all values of x that belong to the sample space of x. Okay, we will see this shortly. So the theorem is, for a discrete random variable x, the PMF of y is the summation of all values of the PMF corresponding to x, where g of x is a function of y, right? So let us see what is the meaning of this. Okay. Example 2.28. Okay. This was example 2.27. इसमें हमने बेसिकली रैंडम वेरिएबल x को रैंडम वेरिएबल y की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अभी आपकी जो अगली कुछ एग्जांपल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, स्टे फोकस्ड। Example 2.28. In example 2.27, suppose all your faxes contain 1, 2, 3 or 4 pages with equal probability. अब वो ये कह रहा है कि सपोज करें कि आपके जितने भी फैक्सेस हैं वो 1, 2, 3 या 4 पेजेस उसके आने की सेम प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। तो 1 2 3 और 4 आने की अगर सेम प्रोबेबिलिटी है, 4 पेजेस हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। वेरी सिंपल। फाइंड द पीएमएफ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई द चार्ज फॉर अ पेयर। अब आपने पीएमएफ निकालना है वाई का। ठीक है, आपने पीएमएफ निकालना है वाई का। सबसे पहले तो आपने पीएमएफ बना लिया एक्स का। ठीक है, आई रिपीट, ये जो हमने फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन हमने बनाया था रैंडम वेरिएबल का वाई वाई का, इन द फॉर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, दिस वाज नॉट अ पीएमएफ। अब क्वेश्चन अब आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि आपके तमाम फैक्सेस में 1 2 3 और 4 पेजेस आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले एक्स किया आपने, पीएमएफ बना लिया 1 2 3 4, उसने लिखा हुआ इक्वल प्रोबेबिलिटी। 4 ऑप्शन हैं तो 1/4 इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होगी तमाम की। ठीक है। अच्छा, और आपने पीएमएफ बनाना है किसका? वाई का। ठीक है, तो चार्ज फॉर द फैक्ट्स वाई हैज अ रेंज। तो सबसे पहले आप वाई का जो रेंज है ना, वाई की रेंज वो देखें। वाई की रेंज क्या है? वाई की रेंज है, 1 के केस में कितना जी चार्ज आपका फेयर आना था? 10। 1 के केस में कितना फेयर आना था? 10। 2 के केस में कितना फेयर आना था आपका? ठीक है, 2 के केस में आना था पहले पेज का 10, दूसरे पेज का 9। 2 के केस में कितना फेयर आना था आपका? 2 के केस में आना था पहले के लिए 1, और फिर सेकंड पेज के लिए कितना? 9। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया? 19। ठीक है, थर्ड के लिए कितना आना था? पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8। तो कितना बन गया? 27। और 4 पेजेस के लिए कितना बन गया? पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, और फोर्थ के लिए 7। सो इफ यू सम ऑल ऑफ देम अप यू विल गेट 34। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन गया किसका? वाई का। ये सैंपल स्पेस किसका बन गया आपके पास? वाई का। सो द चार्ज फॉर द फैक्ट्स वाई हैज अ रेंज 10, 19, 27, 34 corresponding to the sample space of 1 2 3 and 4। ठीक है। सो अगर एक पेज है तो चार्ज कितना होगा? 10। 2 पेज है तो कितना होगा? पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 19, यानी टोटल फेयर कितना बन जाएगा? 19। 3 पेजेस होंगे तो पहले का 10, दूसरे का 9, तीसरे का 8। ठीक है, यानी 10 + 9 + 8 विच इज इक्वल टू 27। अगर 4 पेजेस होंगे तो पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7। सो इफ यू सम 10 + 9 + 8 + 7 यू विल गेट 34। ठीक है, तो दिस इज सैंपल स्पेस ऑफ वाई। तो जब हम पीएमएफ ऑफ वाई बनाएंगे तो वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या बन रही हैं? 10, 19, 27, 34। उन तमाम की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? वही जो उनकी प्रोबेबिलिटी। यानी एक पेज यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। और एक पेज का फेयर कितना है? 10। तो उसकी भी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। 2 पेजेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अगेन वो भी आप गिवन था क्वेश्चन में, इक्वल प्रोबेबिलिटी था सम के लिए। 2 पेजेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो 2 पेजेस का फेयर कितना बनता है? 19। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। 3 पेजेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4। और 3 पेजेस का फेयर कितना बनता है? 27। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। 4 पेजेस जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और 4 पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग फेयर कितना बनता है? 34। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। तो नाउ अब आपको समझ आई कि ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, Py of y is equal to probability that y is a function of x is equal to probability that x of x is equal to probability that random variable x is equal to x। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये y19 फॉर एग्जांपल है, ये किस से डिराइव हुआ? x इक्वल टू 2 से डिराइव। तो जो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है वही इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इसका आप ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी है किसकी? x इक्वल टू 1 2 3 और 4 की। आगे आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू बन रही है वो लिख दें। x इक्वल टू 1 कब आता है? जब फेयर 10 है। x इक्वल टू 2 क्या है? जब फेयर 19 है। x इक्वल टू 3 में फेयर 27 है। x इक्वल टू 4 में फेयर जो है वो 34 है। राइट। सो अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। नाउ लेट अस फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या होती है? वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगी? 10 × 1/4 प्लस 19 × 1/4 प्लस 27 × 1/4 प्लस 34 × 1/4। ठीक है, तो 22.5 सेंट्स, 22.5 सेंट इज द एक्सपेक्टेड बिल और द एक्सपेक्टेड फेयर फॉर द रैंडम वेरिएबल y। ठीक है, सो लेट मी क्विकली रिपीट। अच्छा, ये ध्यान रखना है
कि यहाँ पे डॉलर नहीं लिखा, यहाँ पे सेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि 0.10 डॉलर की फॉर्म में गिवन था ना, तो हम तो यहाँ पे 10 ले रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे 19, 27, 34 इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, सो हम वी आर टॉकिंग इन सेंट्स, नॉट इन डॉलर्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था वो सेंट्स की फॉर्म में बना दिया था। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पे ये नहीं लिखा हमने 0.10, ठीक है, या 50 के बजाय यहाँ पे 0.5 नहीं लिखा हमने, यहाँ पे 50 लिखा है। तो हमने डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हमारे लिए वो लिखना ज़्यादा आसान था। तो हमने डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल को सेंट्स की फॉर्म में लिखा। सो ये थी जी एग्जाम्पल 2.28। लेट अस डू एग्जाम्पल 2.29। Suppose the probability model for the number of pages x of f(x) in example 2.28 is this। ठीक है, सपोज करें कि जो नंबर ऑफ पेजेस है ना, उसका मॉडल जो है अब ये बन गया। ठीक है, यानी पी एक्स ऑफ एक्स जो है ना, वो कुछ इस तरह की चीज़ बन गई है। ठीक है, पी एक्स ऑफ एक्स पहले ये गिवन था, अब एक डिफरेंट सिनेरियो उन्होंने पेश कर दिया, और उन्होंने कहा जी नंबर ऑफ पेजेस का ना ये सिनेरियो है, यानी 1, 2, 3 और 4 पेजेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.15 है, 5, 6, 7, 8 की प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 है, और 0 अदरवाइज। ठीक है, अच्छा, सो ये फंक्शन जो है दैट रिमेन द सेम। वो जो y और x की मैपिंग है वो ये है। ठीक है, जो 10.5x माइनस 0.5x स्क्वेयर और 50 था और द अदर। ठीक है, ये तो मॉडलिंग थी आपकी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ गया है, वो ये है कि आपके नंबर ऑफ पेजेस का जो मॉडल है वो ये। ठीक है, और द प्राइसिंग प्लान गिवन एग्जांपल 2.27, जो कि प्राइसिंग प्लान ये था हमारे पास। व्हाट इज अ पीएमएफ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब इस केस के लिए आपने पीएमएफ और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बतानी। ठीक है, इस केस के नाउ वी हैव थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपने देखा था ना, यहाँ पे बात लिखी थी कि यहाँ पे बात लिखी थी कि द सिचुएशन इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन g of x transforms several values of x to the same y. In this case, we consider all possible values of y. For each y, we add the probabilities of the value of x. ठीक है, ये वो वाली बात अभी यहाँ पे होने लगी। कुछ चीज़ें जो है उनकी जो क्लैरिटी है वो फिर एग्जाम्पल कंप्लीट करके आती है। Now we have three values of x, specifically 6, 7, 8 transformed by g of the value into y is equal to 50। अब ये देखें कि आपके पास 6, 7 और 8 जो है, ठीक है, जो आपके पास 6, 7 और 8 था, उसके लिए क्या थी जी? 6, 7 और 8 के लिए, 6, 7 और 8 के लिए आपके पास थी 50 सेंट्स। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, 5 के लिए तो ये फंक्शन था। 6, 7 और 8 के लिए फिक्स प्राइस थी 50 सेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वी हैव थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स, 6, 7 और 8 दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू y इज इक्वल टू 50। पिछले वाले केस में तो 4 तक ही रखा है ना उन्होंने, पिछले केस में। अब ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें 6, 7 और 8 के लिए जो y की वैल्यू है वो तो गिवन है, वो तो 50 है। ठीक है, फॉर दिस सिचुएशन वी नीड द मोर जनरल व्यू ऑफ द पीएमएफ ऑफ y गिवन बाय द थ्योरम। इन जनरल y6 is equal to 50 and we have to add the probabilities of the outcome y6, 7 and 8 to find p y और 50। ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? कॉस्ट फंक्शन की निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट फंक्शन की निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो कब आएगा? जब x की वैल्यू 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी। जब x की वैल्यू 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी। ठीक है, y50 का हमने पीएमएफ बनाना है y का, और y की एक वैल्यू तो 50 है, तो कंफर्म है हमें। और y50 कब आता है? जब x की वैल्यू 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी। 6 में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.1। 7 में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.1। 8 में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.1। तीनों को सम किया, यू विल गेट 0.30। सो y इज इक्वल टू 50 कब आएगा? 0.30। ठीक है, तो पी ए वाई ऑफ वाई में y की वैल्यू 50 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.30, बिकॉज 50 तीन केसेस में आ सकता है, जब x इक्वल टू 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इसलिए तीनों को सम किया, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.30। ठीक है, इसके अलावा y की क्या पॉसिबल वैल्यूज थी? हमें पता है कि y की वैल्यू सबसे पहले तो क्या थी? 1 पेज के लिए 10, 2 के लिए 19, 3 के लिए 27, 4 के लिए 34। इन तमाम के लिए 1, 2, 3 और 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मान रही है? 0.15। ठीक है, विच इज गिवन 1, 2, 3 और 4 corresponds to y is equal to 10, 19, 27 and 34। You will get 0.15, same probability।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5? ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 में y क्या बन रहा है? ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, तो 34 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40, यानी कि जो x इक्वल टू 5 पे करस्पॉन्ड कर रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है? दैट इज इक्वल टू 0.10, दैट इज इक्वल टू 0.10। सो प्रोबेबिलिटी, दिस इज द पीएमएफ ऑफ y। ठीक है, आई रिपीट, आपने पीएमएफ निकालना है y का, और y का पीएमएफ जो निकालेंगे उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं y की वो आपको पता है 10, 19, 27, 34, 40, 50 है। ठीक है, जो 10 है वो कब आएगा? जब x इक्वल टू 1 होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? 0.15। y इज इक्वल टू 19 किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? x इक्वल टू 2 को। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। y 27 कॉरेस्पॉन्ड टू x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। x इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग y 34 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। x इक्वल टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू है? 40, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, प्रोबेबिलिटी है 0.1। हाँ, आपका जो 50 है वो x इक्वल टू 6, 7, 8 तीनों पे आ रहा है, तो आपने 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 विच इक्वल टू 0.3, दिस इज द पीएमएफ ऑफ y। और जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी or summation for all the values, that would be equal to 10 into zero point 0.5 plus 19 into 0.15 plus 27 into 0.15 plus 34 into 0.15 plus 40 into 0.10 plus 50 into 0.30, which is equal to 32.5 cents. So this is the expected value of y. This is the expected value of y. So very important example 2.29, example 2.28, and example 2.27. ठीक है, ऑल थ्री एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो काइंडली इंश्योर कि आपको समझ आएगी। ठीक है, ट्री डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 10, 19, 27 और 34। तो एक्स इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वही वाई इक्वल टू 10 की होगी। ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू 19 की होगी, वही 27, वही 34 की। एक्स इक्वल टू 5 के लिए वाई की वैल्यू बढ़ रही थी 45, एक्स इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.15, सॉरी 0.10, तो y इक्वल टू 40 की भी प्रोबेबिलिटी होगी 0.10। x इक्वल टू 6, 7 और 8 जो है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.10 गिवन है। तीनों के केसेस में y की वैल्यू 50 बनती है। जब y की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होगे तो इन तीनों को सम करोगे, यानी y इक्वल टू 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.30। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इज क्विज। ठीक है, दैट वी विल गो थ्रू एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। और ये था जी हमारा टॉपिक डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल का। थैंक यू।